कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना काम छोड़ करके भारत सरकार और राज्य सरकारों का काम कर रहा है। वो किस तरीके से नागरिकता के दस्तावेजों को बांट रहा है कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है और वो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना। आयोग है जिसको कोई लोग केचुआ आयोग बोलते हैं, वो पूरी तरीके से केचुआ आयोग बन चुका है और इसका एकमात्र मकसद है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनाव जितवाना। और आपने गौर किया होगा कि लगभग ऐसा ही मॉडल ये लोग दिल्ली में पहले अप्लाई कर चुके हैं, महाराष्ट्र में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन चुनाव आयोग का जो स्टेक होल्डर है वो पॉलिटिकल पार्टीज, यदि पॉलिटिकल पार्टीज या आम आदमी की ओर से जोड़े गए नाम पर कोई आपत्तियां आती है तो उस आपत्ति के निराकरण के लिए प्रयास करना। केजरीवाल और उनके कैबिनेट के 3-4 टॉप लोगों को कैसे हरवाया गया था? चुनाव से ठीक पहले उनकी असेंबली में जो है रोल डिवीजन हुआ, डिवीजन में बहुत सारे लोगों को काटा गया, केजरीवाल अंततः चुनाव हार गए। तो ठीक है, क्योंकि मोदी जी का है तो मोदी जी इस तरीके की हरकत कर रहा है। वो पिछले 4 दिन में 4 बार गुलाटी मार चुका है, वो अपने ही आदेश से पीछे पलट रहा है और उसने कह दिया नहीं कोई भी कागज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने एक पिछले 15 साल में धंधा खोला हुआ है। क्या है कि अदालत की आड़ में जितने खेल हो गए हैं, चंद्रचूड़ का जब मकान खाली करने का हल्ला आ रहा था वो जाकर संसदीय समिति में बोलते रहे देश में एक साथ चुनाव कराना कोई गलत नहीं है, जबकि जो दूसरा चीफ जस्टिस जो गए हैं उन्होंने बोला है कि नहीं चरणबद्ध तरीके से कराना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन धनखड़ जी खुद जवाब नहीं दे रहे कि आपकी सल्तनत में एक एमपी की सीट से 50,000 रुपए मिले और नए संसद भवन के चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, आपने 3 महीने से क्या किया उस पर? आप देखेंगे धनखड़ साहब तो किसी मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी बैठे हुए हैं, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, नई प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये पहला उदाहरण है जब कोई रूलिंग पार्टी है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सहारा लेकर के ही डेमोक्रेसी को किल कर रही है, मार रही है। विश्व इतिहास में ये जो मताधिकार है, राइट टू वोट है, यानी अपने मत को कहने का अधिकार है, कि भारत में 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ सबको दे दिया गया एक साथ, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, घर हो ना हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, सबको दिया गया। यानी कि हमारे लोकतंत्र में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे लोकतंत्र में एक एक आदमी की कीमत बराबर थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था। अमेरिका में 1.5 शताब्दियां, 150 साल से ऊपर का वक्त लगा है लोगों को, सारे लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने में, वैश्विक मताधिकार लागू करने में अमेरिका में 150 सालों से ज्यादा का वक्त लगा। यही हाल ब्रिटेन में रहा। ब्रिटेन हमसे पुराना लोकतंत्र है, हमने वहीं से लिया है, अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, वहाँ पे भी 100 सालों का लगभग वक्त लगा। और राजीव गांधी ने उसकी एज 18 बिल्कुल। तो उन्होंने भारत की कंजम्पशन की जो इनइक्वालिटी है उसको इनकम इनइक्वालिटी से तुलना कर दिया और दिखा दिया कि कैसे गिनी इंडेक्स है उसमें भारत बेहतर पोजीशन में आ गया और हमारे इनइक्वालिटी अभी 2 साल पुरानी ही रिपोर्ट है, बताया गया कि भारत में अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी है। मतलब अंग्रेजों के समय भी ऐसी इनइक्वालिटी नहीं थी जैसी इस समय, कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। आप किसकी संविधान का संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संविधान को ही नष्ट कर दें, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए हम बेसिक ढांचा बना रहे हैं, इसलिए हम बना रहे हैं आधारभूत ढांचा कि आप ये खत्म नहीं कर सकते। और ये नागरिकता उन्हीं में से एक है, आप नागरिकता नहीं छीन सकते हैं लोगों की इस तरीके से। हेमंत मालवीय ने कुछ कार्टून बनाया मोदी जी को लेकर और उसमें हाईकोर्ट इंदौर जहां पर बिल्कुल ही भूरी पैंट लोग पहन के बैठते हैं, वो जज साहब लिख रहे हैं कि इसमें इस व्यक्ति को पुलिस पकड़े और इंट्रोगेट करे। कि नेहरू जी पर कार्टून बनते रहे और ऐसे ऐसे कार्टून हैं जो थोड़ी देर के लिए बुरे लगेंगे आपको लगेगा अरे यार ये कैसा कार्टून बना दिया। अंबेडकर पर कार्टून बने, किस पर कार्टून नहीं बने? गांधी पर कार्टून बने, किसी पर भी कार्टून बन सकते थे। कार्टून रचनात्मकता का प्रतीक था और आज अगर नरेंद्र मोदी पर कार्टून बन रहे हैं तो उसके लिए लोगों को जेल भेजने की तैयारी, और ये जेल भेजने की तैयारी कौन कर रहा है? संवैधानिक न्यायालय कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय, अभिलेख न्यायालय है। आप सोचो कि नेहरू तो खुद शंकर को बोलते थे कि भाई बड़े दिनों से क्या हुआ, कुछ हमारे पास नजर इनायत हुई है। बोलने का उद्देश्य कह रहे थे कि हमारे कुछ बनाया नहीं आपने। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी। इंदिरा गांधी पर क्या क्या कार्टून बने हैं, अश्लीलता की हद तक था। और कार्टून तो छोड़ दीजिए पंकज जी, नागार्जुन की कविताएं देखिए आप। उस दौर में नागार्जुन ने बाबा नागार्जुन ने जो कविताएं लिखी हैं, अगर आज वैसी कविता का कोई एक लाइन भी लिख देगा विश्व दीपक, तो सोचो उसको जेल हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी उसको बाहर निकलने नहीं देगा। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई हम जैनियों के परीक्षण के समय करें, उसके बाद नवरात्रि में करें, फिर गणेश चतुर्दशी पे करें, तो आप ये यानी इस देश में शाकाहारी कितने, मांसाहारी कितने, इसकी क्या रिपोर्ट है और कितने लोगों को खाने में इफेक्ट होगा, थोड़ा उसका जानकारी दो।
मुख्यमंत्री जी एक बार हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा चुके कांवड़ यात्रा के रास्ते को देखने के लिए। तो मेरा तो एक सोचना है कि सरकार को 15 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए कि सड़क पर केवल कांवड़िए निकलेंगे, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तो आप सब बंद कर दीजिए ना, बंद कर दो आप। 15 दिन बोल दो भाई, देश जो है कांवड़मय रहेगा। एक हजारों लाखों करोड़ों की जब भीड़ किसी एक चीज को करने लगती है, उसमें जो सामान्य बुद्धि विवेक के लोग होते हैं खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि हम भी कुछ हैं, जो कि वो नहीं है। अगर वो कुछ होते तो इस भीड़ में शामिल नहीं होते। अब जैसे मुहर्रम के यात्राओं में हुआ कि मालूम पड़ा कि किस जगह रेस्ट्रिक्टेड था, पहले वहां घोड़ा लेके घुस गए। पर मुझे लगता है टैरिफ का मामला नहीं है, कभी टैरिफ का मामला नहीं था। ये असल में जियो पॉलिटिक्स का मामला है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बदलाव करना चाहता है आदमी, और उसी वजह से ये सारी चीजें इनिशिएट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता और माय फ्रेंड डोनाल्ड तो बेसिकली बिजनेसमैन है ना, है। तो ये क्यों गया था? सबसे बड़ी चीज है कि इसको क्यों खुजली काटी थी। ये इसने सोच लिया कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे ही मिल जाएगा जैसे कि इसने जहाज की खिड़की खोल दी थी चलते हुए। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से विश्वदीपक। आप दोनों का स्वागत है। विश्वदीपक, ये खबर खूब चर्चा में है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, SIR, जिसको गहन पुनरीक्षण बोल रहा है चुनाव आयोग, और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के अलावा जो पुराने चुनाव आयुक्त हैं उनको भी चिंता है। इस संबंध में आपने अगर देखा हो तो पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लावासा ने एक लेख लिखा है। उसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना काम छोड़ करके भारत सरकार और राज्य सरकारों का काम कर रहा है। वो किस तरीके से नागरिकता के दस्तावेजों को बांट रहा है कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इजंट इट? तो ये आखिरकार क्यों कर रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना। लंबे समय तक अपने जो सहकर्मी हैं, अपने जो मित्र हैं, और जिस तरह की पॉलिटिकल साइड में मैं बैठता हूँ, लंबे समय तक मैं उनसे असहमति हमारी बनी रही इस बात पर। और मैं ये मानता रहा कि थोड़ी बहुत खामियां हैं, बावजूद इसके भारत में जो चुनाव होते हैं वो काफी हद तक ठीक ठाक होते हैं। खामियां हैं, इसमें से कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पहली बार मुझे लग रहा है कि जो चुनाव आयोग है, जिसको कोई लोग केचुआ आयोग बोलते हैं, वो पूरी तरीके से केचुआ आयोग बन चुका है, और इसका एकमात्र मकसद है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनाव जितवाना। और आपने गौर किया होगा कि लगभग ऐसा ही मॉडल ये लोग दिल्ली में पहले अप्लाई कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन महाराष्ट्र में इनको रेजिस्टेंस झेलने को मिला, क्योंकि वहां पे जो अन्य पार्टियां हैं वो भी काफी मजबूत हैं, पैसे वाले लोग हैं, संगठन से भी मजबूत है और ताकतवर लोग हैं। दिल्ली में ये इसको उतनी आसानी से कर ले गए, महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा आसानी से कर ले गए। याद करिए कि केजरीवाल और उनके कैबिनेट के 3-4 टॉप लोगों को कैसे हरवाया गया था। चुनाव से ठीक पहले उनकी असेंबली में जो है वोटिंग पोल रिवीजन हुआ, रोल रिवीजन में बहुत सारे लोगों को काटा गया और केजरीवाल अंततः चुनाव हार गए। तो ठीक यही मॉडल जो है बिहार में रेप्लिकेट किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, पॉलिटिकल पार्टी हालांकि बात कर रही है, वो स्टेट बनने का उन्होंने आह्वान किया है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के लोग लड़ रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन इसके एकमात्र मकसद है, वो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पे चुनाव जितवाना। क्योंकि इस बार के बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कमजोर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, जिसका कि चेहरा नीतीश कुमार है, ये इसका एकमात्र पॉलिटिकल मकसद है। और चुनाव आयोग जो है बहुत दुख की बात है, वो इसमें जो है टूल की तरह काम कर रहा है, अपनी सीमा से बाहर जाकर सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, अपनी सीमा से बाहर जाके काम कर रहा है। पंकज जी, आप देखिए 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के, पर सुनवाई जो होगी वो होगी, आउटकम जो भी आएगा वो आएगा। पर आप ये सोचिए कि क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी इसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हर कोई समझ रहा है, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी समझ पा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा है। आपने अशोक लवासा के लेख की बात की। अभी 4 दिन पहले SY कुरैशी साहब का लेख भी इसमें ट्रिब्यून में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में था, और उन्होंने भी लगभग इसी दिशा में सवाल उठाया कि चुनाव आयोग का अधिकार है मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने का,
लेकिन मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने का मतलब ये हो क्या, यदि किसने फॉर्म 6 या 6D दिया है तो आपको उस पर कार्रवाई करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो स्टेक होल्डर है वो पॉलिटिकल पार्टीज है। यदि पॉलिटिकल पार्टीज या आम आदमी की ओर से जोड़े गए नाम पर कोई आपत्तियां आती है तो उस आपत्ति के निराकरण के लिए प्रयास करना, ना कि सीधे उसको डिलीट कर देना चुनाव आयोग का काम। अब चुनाव आयोग को भी आप देखो, चुनाव आयोग भी लगभग चूंकि मोदी जी का है तो मोदी जी इस तरीके की हरकत कर रहा है। वो पिछले 4 दिन में 4 बार गुलाटी मार चुका है। वो अपने ही आदेश से पीछे पलट रहा है। अब उसने कह दिया नहीं, कोई भी कागज लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इस पे आ गया है वो। आश्चर्य मुझे लग रहा है कि कई बार लगता है कि कुछ रेशम बाग में बैठा हुआ कोई आदमी कुछ लिख देता है और इधर चुनाव आयोग को भेज देता है, चुनाव आयोग उसको जारी कर देता है। जैसा हमने पिछली बार किया था कि बगैर हस्ताक्षर के एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी और उसको ANI ने रिलीज कर दिया था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है लगातार। पिछले 2 दिन में वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कागज लगाओ, अब तो ये इस पे आ गए हो। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट किसने लगाई है ये देखना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और RSS ने एक पिछले 15 साल में धंधा खोला हुआ है। वो अपने लोगों से एक रिट लगवाते हैं। ये जितने भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे सब में उन्होंने किया। उस रिट को बहुत कमजोर लगाया जाता है, पहले प्रचारित किया जाता है इसके खिलाफ रिट है, और बाद में वो इतनी पुअर होती है कि वो उसके खिलाफ डिसीजन आता है। फिर ये लोग हल्ला करते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सही है। जैसा अभी उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में स्कूल के जो पुनर्स्थापन इसरो का मर्जर जो विलीनीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें इन्होंने अपने ही किसी लोगों से रिट लगा दी। सिंगल बेंच से रिट का फैसला करा दिया कि सरकार बिल्कुल सही है ना। हर अखबार में और पेज पे छपा है। हाँ, तो अब हो गया ना, आपको मिल गया सिंगल बेंच, आपने डिसीजन करा दिया उसका। कौन है लगाने वाले? वहां की पॉलिटिक्स अलग चल रही है, वहां पे आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स चल रही है। वो हाई कोर्ट से उसको ड्रॉप कराना चाहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में हल्ला कराना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि दिल्ली की जो मुझे रिट याद है कि एक तो ADR की लगाई हुई, जिसमें प्रशांत भूषण शायद एडवोकेट है, जैसा मेरी जानकारी है। हाँ, एक ADR की है, एक ओवैसी ने भी लगाई है। किसने लगाई है? ओवैसी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार देखना क्या है कि अदालत की आड़ में जितने खेल हो गए हैं, चंद्रचूड़ का जब मकान खाली करने का हल्ला आ रहा था, वो जाकर आए वहां पे संसदीय समिति में बोलते रहे देश में एक साथ चुनाव कराना कोई गलत नहीं है। जबकि जो दूसरा चीफ जस्टिस जो गए हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं, चरणबद्ध तरीके से कराना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन नंदू गए चंदू के घर, आरती करे आए थे। और आप देखिए ना कि हम किन लोगों की बातों पे चर्चा करें। हमारे जो धनखड़ जी है, धनखड़ जी कह रहे हैं कि जज के घर में नोट मिलने की जांच होना चाहिए, वो क्यों जांच नहीं हुई। लेकिन धनखड़ जी खुद जवाब नहीं दे रहे कि आपकी रियाया में, आपकी सल्तनत में एक MP की सीट से 50,000 रुपए मिले और नए संसद भवन के चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं। आपने 3 महीने से क्या किया उस पर? ठीक है ना। तो ये कुछ भी नहीं किया भाई। इन्होंने बताया नहीं किसके रुपए थे, कौन लाके रख दिया, किसको फंसाना चाहता था कोई। अंदर खाने सब जानते हैं कि वो किसने रखे थे, किसके लिए रखे थे और क्यों रखे थे। लेकिन कांग्रेस अचानक एग्रेसिव हो गई। वो हुआ है कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे पहुंच गए। यदि किसी बेचारे दलित आदिवासी मुसलमान के होते तो लोग बाजा बजा दिए होते अभी तक।
तो धनखड़ साहब तो किसी और मामले में आप देखेंगे, धनखड़ साहब तो किसी मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी बैठे हुए हैं, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, नई प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई विश्वदीप, जस्टिस नहीं, यादव शेखर को यादव के मामले में तो साफ, हाँ विश्वदीप बताओ, शेखर क्या यादव के मामले में तो वो कह रहे हैं कि वो तो संसद को उस पर हक ही नहीं है कार्रवाई करने का। विश्वदीप। मैं ये कह रहा था कि असल में यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है और बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने की रणनीति पे प्रोसेस काम में कर, ये बहुत दिलचस्प Yes, बात है, मुझे समझ में आती है, क्योंकि बाकी जगहों पर जो है बहुत बिल्कुल ही सही है। ब्लंटली और ब्रूटली तानाशाह डिक्टेटरशिप है, साफ साफ है, स्पष्ट रूप से आपके सामने है, और वो डंडे के बल से, बंदूक के बल से, तोप के बल से इन चीजों को खत्म करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूँ, पहली बार शायद दुनिया में, इतिहास में इसका अध्ययन होना बाकी है अभी, कि पहला उदाहरण है जब कोई सत्ताधारी जो रूलिंग पार्टी है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सहारा लेकर के ही डेमोक्रेसी को किल कर रही है, मार रही है। आप ये समझिए, और आप पंकज जी आप भी जानते हैं कि विश्व इतिहास में ये जो मताधिकार है, राइट टू वोट है, यानी अपने मत को कहने का अधिकार है, ये भारत में 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, सबको दे दिया गया एक साथ। एक चाहे साथ दे वो दिया। कोई पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, घर हो ना हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, सबको दिया गया। यानी कि हमारे लोकतंत्र में जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे लोकतंत्र में एक एक आदमी की कीमत बराबर थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये जो इसमें फिल्टरिंग की है, आप फिल्टरिंग देखिए, उस फिल्टरिंग में जो 11 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो एक तरह की फिल्टरिंग प्रोसेस है वो। और आप देखेंगे कि उससे जो है लोगों को जो उनका मताधिकार है वो छीन ले रहे हैं, वो लोग खत्म कर दे रहे हैं उसको। यानी कि जो चीज हमें डेमोक्रेसी में जो अपनी बात कहने का जो अधिकार मिला था, एक फैसले से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दिया था। आप देखेंगे दुनिया भर में ऐसे ही नहीं मिला है मताधिकार। एक साथ नहीं दुनिया मिला भर में, कहीं। अमेरिका में 1.5 साल से ऊपर का वक्त लगा है लोगों को, सारे लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने में, वैसे मताधिकार लागू करने में अमेरिका में 150 सालों से ज्यादा का वक्त लगा। यही हाल ब्रिटेन में रहा। ब्रिटेन हमसे पुराना लोकतंत्र है, हमने वहीं से लिया है, अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। वहां पे भी 100 सालों का लगभग वक्त लगा। पहले वो वहां तो जमींदारों को था, 1929 राजाओं को में था, महाराजाओं को था। 1929 में महिलाओं को अधिकार मिला वहां तो। हाँ बिल्कुल, फिर बाद में महिलाओं को मिला, फिर पहले केवल गोरे कर सकते थे, काले नहीं कर सकते थे, है ना। और तब जाकर के एक लंबी माइग्रेट लड़ाई भी कर के बाद सकते थे वहां पे उसमें। अमेरिका ब्रिटेन में यह मिला। हिंदुस्तान में इकलौता दुनिया का देश है जो, हाँ, जहां हमारे लोग गांधी, नेहरू और कांग्रेस उस समय की जो हमारी लीडरशिप थी वो इतनी दूरदर्शी थी, उन्होंने एक स्ट्रोक में एक साथ एक सबको, झटके में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं, पुरुष, मर्द, सबको दिया। और वो छीन रहे हैं ये लोग। इस तरह से इसको मुझे और लगता है कि इस पे और और राजीव गांधी ने उसकी एज 18 की। बिल्कुल वो बिल्कुल भी एक बिल्कुल 18 क्रांतिकारी तारीख डिसीजन था। को ब्रॉडन कर दिया उसको, और बढ़ा दिया उसके दायरे को, विस्तार दिया बिल्कुल राजीव गांधी ने। कि अधिक से अधिक लोग इस देश में अपनी राय दे सके, वो एक बहुत बड़ा दायरे से, फैसला बिल्कुल। था। आप उसको लोकतंत्र के लिए वर्ल्ड का, विश्व के स्तर का बड़ा फैसला कहलाया। बहुत और इंपॉर्टेंट देखिए, बात आपने जो कही, आप कह बिल्कुल। रहे हैं कि संस्थाओं को कमजोर करने और संस्थाओं को नपुंसक और अविश्वसनीय बनाने का एक ताजा उदाहरण अभी मैं देख रहा हूं कि पीआईबी ने एक फर्जी प्रेस नोट जारी कर दिया कि आय की असमानता के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पे, जबकि 40वें नंबर पे। आप फर्जी सर आंकड़े 40वें नहीं, पीआईबी जो, 40वें नहीं, 400वें नंबर पर होगा अगर सही सही डेटा आ जाए तो। हाँ, वो तो क्या है कि वो शायद 210 देशों में है तो 179 पे आए हैं हम कुछ, है ना। लेकिन हाँ, पीआईबी जो फैक्ट चेकर है वो ही फर्जी आंकड़े दे रही है। इस पे मैं आज एक वेबसाइट पे स्क्रॉल पे या किसी पे एक लेख देख रहा था। उन्होंने असल में क्या किया है पंकज जी, एक मैं लोगों के लिए बता दूं, उन्होंने क्या किया है कि दो अलग अलग एंटिटी की तुलना कर ली है। जैसे होता क्या है कि जैसे मान ली कंजम्पशन की तुलना कंजम्पशन से की जानी चाहिए थी कि कंजम्पशन में कितनी इनइक्वालिटी है सब में, तो उन्होंने भारत की कंजम्पशन की जो इनइक्वालिटी है उसको इनकम इनइक्वालिटी से तुलना कर दिया। भाई आप अपनी उससे इनकम कर इनइक्वालिटी को
दुनिया की इनकम इनइक्वालिटी से तुलना करिए, आप अपने कंजम्पशन इनइक्वालिटी की तुलना दुनिया की कंजम्पशन इनइक्वालिटी से करिए। लेकिन आपने दो अलग अलग एंटिटीज की तुलना कर दी और दिखा दिया कि कैसे गिनी गुणांक जो है, जो गिनी कोफिशिएंट है, इंडेक्स है, उसमें भारत बेहतर पोजीशन में आ गया और हमारे यहाँ इनइक्वालिटी, अभी 2 साल पुरानी Yes, ही true. रिपोर्ट है, बताया गया कि भारत में अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी है। मतलब अंग्रेजों के समय भी ऐसी इनइक्वालिटी नहीं थी जैसी इस समय है। उसी के पीछे छिपना चाहते हैं असल में ये बार बार। ये समझने और वो के तो ना नीति आप, आयोग कह रहा है कि 40% हमारी जो वेल्थ है वो 1% लोगों के हाथ में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेटा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप आसपास निगाह सही है। दौड़ाइए, समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में असमानता का स्तर क्या है ट्रू, और हम कहाँ पर खड़े ट्रू। हैं। ज्यादा इसके लिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक बात आपकी और है जो आपने कही विश्व दीपक, बहुत जरूरी बात कही आपने अभी कि ये लोग अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहे तो फिर कितना ही ज्यादा बुरा होगा वो। आपको शायद याद हो कि 1973 का जो केशवानंद जजमेंट है वो इसी आधार पर है। मैं उसका इसी पैराग्राफ का आपको था। quote नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसमें वन ऑफ द जजेस ने बताया कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप किसकी संविधान का संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संविधान को ही नष्ट कर दें, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए हम बेसिक ढांचा बना रहे हैं, इसलिए हम बना रहे हैं आधारभूत ढांचा कि आप ये खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये नागरिकता उन्हीं में से एक है कि आप नागरिकता नहीं छीन सकते हैं लोगों की इस तरीके से। जुडिशरी की बात चल रही है तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट है पंकज जी, आपने देखा होगा। उसमें हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को एक सर्कुलर जारी करके उन्होंने कहा है कि आप जो है अरनेश कुमार का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। प्रतापगढ़ी जजमेंट का पालन करेंगे, और किसी को भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए रिमांड पर नहीं भेजेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। यस। और अभी आपसे जब बात हो रही थी उसके 10 मिनट पहले मेरी इंदौर से हेमंत मालवीय का फोन आया। हेमंत मालवीय कार्टून बनाते हैं। हेमंत मालवीय ने कुछ कार्टून बनाया मोदी जी को लेकर, और उसमें हाईकोर्ट इंदौर की जो इंदौर बेंच है, जहां पर बिल्कुल ही भूरी पैंट लोग पहन के बैठते हैं, वो जज साहब लिख रहे हैं कि इसमें इस व्यक्ति को पुलिस पकड़े और इंट्रोगेट करे। बताइए। और उसका जो कार्टून है सोशल मीडिया का ही पार्ट है, किस ठीक है पर ना। कार्टून है तो उनके? स्थिति ये हेमंत है, मालवीय का कार्टून थोड़ा सा वो हेमंत रिवोल्यूशनरी मालवीय किस्म का कार्टून है, और वो भी 4 साल पुराना है, आज का नहीं है, 4 साल पुराना है। विषय क्या है उसका? विषय क्या है? वो मोदी जी को लेकर है, कुछ वो भगवान के रूप उनका जो है उसको व्हाटएवर जो कुछ भी। फिर कुछ भी हो आप ममता देखिए ना ये। बनर्जी की सरकार या जी, किसी में क्या फर्क है। बिल्कुल। यदि 4 साल पुराने कार्टून पे आपकी भावनाएं ऐसी आहत होती कि आप एक मुकदमा कायम कराते हो लोग को थाने पे और आदमी को दौड़ाते रहते हो, उसकी एंटीसिपेटरी नहीं होने देते हो। सबसे बड़ी चीज है कि हाईकोर्ट का जज किस बुद्धि और विवेक से बैठे हुए हैं। यदि आप उस ऑर्डर को पढ़ो तो आपको लगेगा कि इट इज वन साइडेड। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया उसको सुनने में। अब हर चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती ना। ऐसे भिंड वाला मसला था, भिंड वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से उनको 15 दिन का जमानत दी और वो ग्वालियर हाई कोर्ट में अटक गया। अब ग्वालियर हाई कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई है, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, और साधारण ये जो सा आप कार्टून देख रहे बनाने हो, के लिए जी, साधारण सा मसला कि एक एसपी 2 पत्रकार जिसमें से एक दलित है उसको बुलाकर चप्पलों से पीट रहा है, और बाद में भी 2 बार उनकी पिटाई कर रहा है, जबरदस्ती पिटाई करके उनके वीडियो बना रहा है, उसमें उनसे माफी मंगवा ले रहा है। और दुर्भाग्य, देखिए जुडिशरी तो ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारे जवानी के दिनों में छत्रपुर जब हम पत्रकारिता करते थे तो छोटे बड़े मुद्दे पर जब झगड़ा होता था तो पूरा समाज हमारे साथ खड़ा होता था। 4-4 दिन शहर बंद रहता था, राजनीतिक दल साथ होते थे। अब मध्य प्रदेश में तो स्थिति है कि तो एक ही राजनीतिक दल बचता है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस पता नहीं, मुझको लगता है कि वो कांग्रेस से संचालित ही नहीं होती वहां पर। इस प्रकार के मुद्दों में उनकी कोई राय नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई खड़ा नहीं होता वहां। सीरियसली। हाँ, कुछ भी नहीं है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, आप ये सोचिए विश्व दीपक की जो है कार्टून की बात रही तो आप सोचिए कि भारत
ऐसा देश है जहां शुरू, अभी की बात नहीं है, 1950 से ही आप देख लीजिए कि नेहरू जी पर कार्टून बनते रहे, और ऐसे ऐसे कार्टून हैं जो थोड़ी देर के लिए बुरे लगेंगे आपको, आपको लगेगा अरे यार ये कैसा कार्टून बना दिया। अंबेडकर पर कार्टून बने, किस पर कार्टून नहीं बने, गांधी पर कार्टून बने, किसी पर भी कार्टून बन सकते थे। कार्टून रचनात्मकता का प्रतीक था, और आज अगर नरेंद्र मोदी पर कार्टून बन रहे हैं तो उसके लिए लोगों को जेल भेजने की तैयारी, और ये जेल भेजने की तैयारी कौन कर रहा है? संवैधानिक न्यायालय कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय, अभिलेख न्यायालय है। यस, आप सोचो कि नेहरू तो खुद शंकर को बोलते थे कि भाई बड़े देने से क्या हुआ कुछ, हाँ एक बार नजर इनायत हुई, यानी बोलने का उद्देश्य कह रहे थे कि हमारा कुछ बनाया नहीं आपने। तो बिल्कुल। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी। इंदिरा गांधी पे क्या क्या कार्टून बने हैं। अभी तो लोग चूंकि आपातकाल को याद कर रहे हैं, यदि उस दौर के आप कार्टून देख लो तो न जाने क्या क्या था, अश्लीलता की हद तक था। और कार्टून तो छोड़ दीजिए पंकज जी, नागार्जुन की कविताएं देखिए आप। उस दौर में नागार्जुन ने हाँ, जो, बाबा नागार्जुन ने जो कविताएं लिखी हैं, अगर आज वैसी कविता का कोई यस, एक लाइन भी लिख देगा विश्व दीपक, तो सोचो उसको जेल हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको बाहर वो जेल निकलने नहीं होगी। देगा। नहीं, पहले तो लंपट जाके मारेंगे उसको, अब तो उनको एक लाइसेंस मिला हुआ ना, आप जाके मारा पीटी कर सकते हो किसी से भी। भाई जैसे ऐसे वेस्टर्न यूपी में इस समय मारा पीटी का लाइसेंस मिला हुआ है कि कांवड़ के नाम पे आप किसी को भी पीट सकते हो, किसी का पेंट खुलवा सकते हो, चल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि आप किसी भी दुकानदार को उसकी आइडेंटिटी प्रकट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पूरे यूपी में चल रहा है। उसमें एक मजेदार डिसीजन अभी एक बंबई हाईकोर्ट का मैं देख रहा हूँ। उसमें बात आया कि उन्होंने मतलब जेएनयू के पर्यूषण के समय नॉनवेज बंद कर दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई हम जेएनयू के पर्यूषण के समय करें, उसके बाद नवरात्रि में करें, फिर गणेश चतुर्दशी पे करें, तो आप ये यानी इस देश में शाकाहारी कितने, मांसाहारी कितने, इसकी क्या रिपोर्ट है और कितने लोगों को खाने में इफेक्ट होगा, थोड़ा सा जानकारी दो। ठीक है सही ना? बात। तो अब अभी अभी कल की घटना, एक ढाबे में क्या लहसुन बन रहा था इसलिए पीटा, पिटाई पिटाई शुरू हो गई। वेस्टर्न यूपी में हर दिन 2-4 घटनाएं, किसी ने कांवड़ में थूक दिया है, किसी ने हाँ, ये धक्का नहीं लगा समझ दिया में आ है। रहा, ये समझ में आ रहा है ये ये। शुरू हो चुका है। मुझको तो हाँ। लगता है कि यदि कांवड़ के मामले में आप इतने संवेदनशील हैं, बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा चुके कांवड़ यात्रा के रास्ते को देखने के लिए, तो मेरा तो एक सोचना है कि सरकार को 15 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए कि सड़क पर केवल कांवड़िए निकलेंगे, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, आप सब बंद कर दीजिए ना। हम लोग तो 3 महीने हैबिचुअल हो गए, हम सब लोग भी सड़क पे कोई न तो आतंक झेलेंगे, न परेशान होंगे, न आने जाने का कोशिश करेंगे। अब जिसको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, जिसको 9 बजे पहुंचना है, वो बेचारा अलग अलग रूप में अलग अलग जगह डंडे झंडे खा के जाता है। इससे बेहतर है कि बंद कर दो, आप 15 दिन बोल दो, भाई देश जो है कांवड़मय रहेगा। बिफोर बिल्कुल लास्ट ईयर का बिल्कुल। मुझे आंकड़ा याद है कि अकेले वेस्टर्न यूप देहरादून से लेके और दिल्ली तक के मार्ग बंद होने पर एक अनुमान था कि करीबन 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था व्यापार का। तो अब शिव भगवान के लिए इतना नुकसान तो जो पंकज जी चलेगा ना, हाँ, इसमें आई डू एग्री। मेरे देखिए, मेरे हमने तो यार देखिए पिछले 32 साल से हम दिल्ली में, हमने दिल्ली में शुरुआत से भी कांवड़ यात्राएं देखी है। कोई सड़क पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते थे, आराम से लोग निकलते थे। जो वास्तव में कांवड़ लेके आते थे उनके लिए लोगों की श्रद्धा होती थी। अब आपको कांवड़ की आड़ में एक मोटरसाइकिल पे 4 लोगों का चढ़ना, बगैर हेलमेट के घूमना, गाली गलौज करना, डंडे घुमाना, वो इन जो सब की अनुमति आपने दे दी। वो जो स्पीकर लगा के ये यही चलते बात बिल्कुल मैं हैं विश्व आसानी है। सबसे बड़ा समस्या क्या है आपको मालूम है कुणाल? मेरे को इस मसले में जो तकलीफ हो ये है कि हमने हमारे सनातन धर्म के जितने पावन पर्व थे, जिसके साथ में लोक जुड़ा था, समाज जुड़ा था, आस्था जुड़ी थी, पर्यावरण जुड़ा था, खेती जुड़ी थी, उन सभी पर्व और त्योहारों को हमने हुड़दंग में बदल दिया। सभी, अकेले एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी तकलीफ ये कि वैश्विक रूप से जिस सनातन धर्म को लोग बगैर मानने वाले भी आस्था से देखते थे कि अरे ये लोग हिंदू हैं,
या सनातन है, हम लोगों को आप सड़क पे इस रास्ते पे कोई टूरिस्ट वर्ल्ड का कोटेड है कि भाई अब टूरिस्ट उस तरफ नहीं जाएंगे विदेशी। और यही बात विश्व दीपक जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग जमीन पर पत्रकारिता करते हैं, घूमते रहते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं विश्व दीपक की ये जो जैसे सीएम योगी हैं तो वो कह रहे हैं कि यात्रा अपवित्र न होने पाए, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति थूक देता है पास में, कांवड़ यात्रा के पास में थूक देता है, पता नहीं वहां कालीन बिछी है कि भगवान जाने क्या है, मिट्टी है ही नहीं हो सकता है वहां, बगल में कोई थूक देता है तो उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नई घटना है या फिर ये होता ही रहा है, हमेशा होता रहा, क्या है ये? नहीं, ये बिल्कुल ही नई घटना है, और ये तो हमारे सामने ही, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। इनफैक्ट कांवड़ यात्रा भी इतनी नहीं देखी। ये अभी हाल फिलहाल ये मतलब पॉपुलर हुई है ये यात्रा। होती थी, लेकिन वही जो वास्तव में जो आस्थावान बहुत होते थे। बहुत कम लोग जाते थे, हाँ, गिने चुने अब लोग तो होते थे। बिल्कुल। अब क्या है कि देखिए क्या होता है कि जब रिलीजन आपको उसकी जो नुमाइश है रिलीजन की, धर्म की, या धर्म के नाम पे जो हुड़दंगई करने के बाद अगर आप खुद को एम्पावर फील करने लगते हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो अन्य धर्मों में भी देखने को मिलेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मुहर्रम, मुहर्रम के टाइम में आप देखिए अबे तो वो बड़े शालीन सभ्य तरीके से निकलते हैं, लेकिन उनको लगता है हम्म कि जब एक भीड़ होती है ना, एक हजारों लाखों करोड़ों की जब भीड़ किसी एक चीज को करने लगती है, तो उसमें जो सामान्य बुद्धि विवेक के लोग होते हैं खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि हम भी कुछ हैं, जो कि वो नहीं है। अगर वो कुछ होते तो इस भीड़ में शामिल नहीं होते। पर तो आप देखिए कि हम्म भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास काम नहीं है कोई करने के लिए, लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। हाँ, और उनके पास कोई कहीं कोई रास्ता नहीं है, पॉलिटिकल कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी पहचान का सोसाइटी संकट में है। बिल्कुल पहचान का संकट है। जब वो एक धर्म की भीड़ में खुद शामिल होते हैं, तो अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पहले जो है आस्था जो है वो एक इंडिविजुअल मसला था, निजता का मसला था। आज आप देखेंगे कि वो सार्वजनिक नुमाइश का मसला है, हुड़दंगई का मसला है, जो पंकज जी कह रहे हैं। आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा में क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं उसमें 6-6 फीट के 10-10 फीट के वो लाउड स्पीकर और स्पीकर लगा के चलते हैं, और 50-50 60-60 लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब समूह में रहते हैं तो अपने उनके जीवन की जो रिक्तता है, कमजोरी है, इंफीरियॉरिटी है, उससे वो मुक्त होकर के कुछ देर के लिए अपने आप को कुछ समय के लिए एम्पावर्ड फील करते हैं। ये वास्तव में एक साइकोलॉजिकल लेवल पे में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इसका पॉलिटिकली वो यूज हो रहे हैं, उसको योगी आदित्यनाथ जाहिर है। जैसे लोग उसको यूज करते हैं। ये है। ऐसा लगता है नहीं यात्रा कल देखो तो ऐसा लगता है इसमें जैसे उनको बहाना चाहिए अब लड़ाई का। अकेले इस यात्रा में भी ये जो विश्व दीपक कह रहे हैं कि जब कभी भी हम धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और जैसे मुहर्रम के यात्राओं में हुआ कि मालूम पड़ा कि किस जगह रेस्ट्रिक्टेड था, पहले वहां घोड़ा लेके घुस गए, वहां पे बिल्कुल इतना लंबा ताजिया बना के घुस गए। ये क्या होता है कि हमने धर्म के नाम पर होने वाले जो उत्सव थे, जो हमारे लोक उत्सव थे, एक दूसरे साथ में जुड़कर सामुदायिकता के उत्सव थे, उसको हमने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। शक्ति प्रदर्शन में बदल और दिया। शक्ति प्रदर्शन देखिए, पहले भी मुहर्रम पे या शिव बारात में अखाड़े चलते थे। वो हम्म अखाड़े शक्ति प्रदर्शन के नहीं होते थे, वो अपने शारीरिक शोष्ठों को प्रकट करने के होते थे, और कहते थे कि जो वक्त पड़ा तो देश पर या समाज पर तो हम इस शस्त्र के साथ भी तैयार हैं। जो हर जगह हिंदू और मुस्लिम दोनों अखाड़े हुआ करते थे। अब मुझे नहीं मालूम कितने बचे, लेकिन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो मैंने बिहार में बड़ी संख्या में देखे हैं। और वो अखाड़े केवल जो है दोनों पक्षों के होते थे, हम्म और दोनों पक्ष लोग केवल अखाड़ों का उद्देश्य कभी भी एक दूसरे से टकराना नहीं होता था। वो होता था कि ये एक लोक है, यानी एक एक कला है, हुनर है। पटा चलाना, तलवार हम्म चलाना वो हुनर है, शारीरिक सोचने का तरीका। लेकिन अब क्या हुआ, ये सब चीजें जो लुच्चे किस्म के लोग हैं, देखिए आप देखिए कि एक गली का बेरोजगार है जिसको कोई पसंद नहीं करता, गली में कोई उसको अपने दरवाजे पे चढ़ने नहीं देता है, उसको आधा दिन गली के कोने की दुकान पे बीतता है वो, लेकिन गणेश चतुर्दशी और जन्माष्टमी के नाम पर अचानक झांकी लगाने लगता है, और फिर वो तिलक लगा के आपके दरवाजे पे आता है चंदा मांगने। तो आप हम्म बड़ी आस्था से उसको 100 रुपए का चंदा देते हो, और उसका एक आइडेंटिटी क्राइसिस का टेम्परेरीली फेस चला जाता है। अब वही बात उस है।
पहचान का जो वायना बन गया, उसको स्थापित करने के लिए मेरे अंदर तो खोखला हूँ। जब आप अंदर से खोखले हो और आपको फिर दिखाना कि मैं कुछ हूँ, तो हम्म, आप उसको शक्ति के रूप में दिखाते हैं और फिर पीछे से आपके पॉलिटिकल बैकअप रहता है, क्योंकि आपकी जरूरत अभी पड़नी है। पूरे चुनाव में हमको हर समय ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपकी दरी बिछा सके, दूसरे की दरी उखाड़े, आपका पोस्टर लगा के दूसरे का पोस्टर उखाड़े, आपकी तरफ से गालियां दें और बोल दें हमारा इस राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है। जी जी जी, वही विश्व दीपक कह रहे हैं कि ये असल में पॉलिटिकली इस्तेमाल होते हैं और साइकोलॉजिकली अपनी भरपाई करते हैं बेसिकली। कुंठा का। अच्छा, हाँ, कुंठा की भरपाई करते हैं, बिल्कुल। एक खबर और है विश्व दीपक, टैरिफ वॉर से है रिलेटेड। फिर से अभी 2-3 महीने तक शांति रही, अब फिर से शुरू हो गया। जैसे जैसे वो 11 जुलाई वाली डेट जैसे जैसे करीब आई, वैसे वैसे फिर शुरू हो गया। एक तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर ध्वस्त करना चाहते हैं। आप देखिए जापान और साउथ कोरिया पर इन्होंने, जबकि वो इनके मित्र देश हैं, जापान और साउथ कोरिया पर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। 10% ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये करेंगे क्या? मतलब कैसे व्यापार चलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि यार टैरिफ जो है, अगर आप देखें तो WTO जो है वो इसी आधार पर ही बना था कि आप ये जो टैरिफ जो व्यवस्था है ना, इसको बैलेंस होगा। डिस्करेज करें। उसका वेरी पर्पज ही खत्म है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उठापटक चल रही है और ट्रम्प के आने के बाद से खास तौर से जो हलचल है दुनिया में, उसके बारे में मेरा ये मानना है कि जैसे आपने आज गौर किया होगा कि ट्रम्प ने आगे क्या बोला, मागा हम्म मागा, और हमारे वाले ने हम्म बोला मीगा। ये जो मागा और नहीं, मीगा टाइप के लोग होते हैं, बेसिकली ये मतलब इनको लगता है कि डिसरप्शन करके जो है ये अपने आप को महान बनाने के, वही जो डिसरप्शन आपको सड़कों में दिखता है, कांवड़िए करते हैं बैंड बाजा बजा करके, वही डिसरप्शन वो जो एक वही माइंडसेट जो है मागा वाले के पास है, मीगा वाले के पास भी है। तो नहीं, उसमें आप मुझे मजेदार चीज लगता है। है, ब्रिक्स में हमारे वाले जो हैं, हमारे जी। वाले हैं जो ज्ञान दे रहे थे कि हम्म कभी भी जो खनिज है और हम्म ईंधन है उसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो पाकिस्तान कह रहा है बोले जो खनिज को आप नहीं देख रहे हो तो पानी को क्यों कर रहे हो? तो हम्म, ये मागा वाली बात है, यानी वो हमें कुछ बिल्कुल। बोलना है, यानी अपने को महान दिखाने के लिए। क्यों क्या है कि हम्म भारत इस पे टिका हुआ है कि अतीत विलाप पे टिके हुए हैं हम ऐसे थे, हम शीर्ष थे। और अभी भी जो है वर्ल्ड में ये चीज हमने ही खोजी है, ये हमारी ही सबसे पहले नंबर 1 है। हम इसी आंकड़े में फंसे हुए हैं। तो हम्म। इसमें जो है ये जो माय फ्रेंड डोनाल्ड है, वो भी इसी चक्कर में है। वो भी अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, टोपी लगा घूम रहे हैं आजकल। हाँ, टोपी लगा घूम रहे हैं। और एक चीज और है इसमें विश्व दीपक, अगर आप देखो तो मतलब ये असल में टैरिफ का मामला नहीं है। मतलब मैं भी कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ट्रेड का एक्सपर्ट हूं, पर मुझे लगता है टैरिफ का मामला नहीं है, कभी टैरिफ का मामला नहीं, नहीं था। ये असल में जियो पॉलिटिक्स का मामला है। कुछ दिन बाद ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। भाई, चीन के साथ अपने झगड़े का कितना दिखावा किया, लेकिन आप अपने आप पीछे हट गए। आपने अपने वोटर्स के साथ कितना दिखावा किया कि आप युद्ध में नहीं जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, और आप हर एक युद्ध को समर्थन घुस गए। करते रहे, चाहे ईरान के साथ युद्ध हो, चाहे गजा वाला चल रहा हो, चाहे यूक्रेन वाला हो। आप कभी पीछे नहीं हटे। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेड और टैरिफ भी झूठी बात है, और ये भी झूठी बात है कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं। ये सब पूरी तरह झूठी। ये बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बदलाव करना चाहता है आदमी, और उसी वजह से ये सारी चीजें इनिशिएट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आप नहीं क्या नहीं, सोचते मुझे हैं इस नहीं, मेरे को मेरा इसमें अलग सोच है। पर? जी। जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया तो हम्म अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट कम से कम 15 दिन प्लान करते रहे कि इराक की ये प्लान होगा, ये होगा, वो होगा। और हुआ ये हम्म कि हमला हुआ, 10 मिनट में इराक की सरकार कोलैप्स हो गई। और वहां मालूम पड़ा कि उनकी कोई डिफेंस की पॉलिसी नहीं थी, उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता है ट्रंप के पास में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो सोचता है, वो चिल्लाने लगता है। और उसको क्या है कि भारत सरी के देश चुपचाप सह लेते हैं। यदि आज भारत ने अमेरिका के राजदूतावास से एक व्यक्ति को होम अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाकर एक स्ट्रिक्ट नोट दिया होता कि आप अपने देश को बोलो कि आपके राष्ट्रपति बार बार ये ना बोलें कि अमेरिका ने युद्ध की मध्यस्थता कराई और खत्म कराया, तो हम अपनी ताकत समझते।
हम किस चीज पे लड़ रहे हैं? हम केवल वो अखबारी बयान ही तो दे रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैलेंज क्या कहलाता है कि आप उस हाई कमीशन या राजदूतावास के एक व्यक्ति को बुलाते हैं अपने ऑफिस में और उसको एक डिसीजन नोट देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने देश को कन्वे करो। लेकिन हमने तो नहीं किया। तो कुछ आपकी ऐसे ही जो साइको फैन हैं, जो इसी प्रकार के साइको फैन हैं, और यदि सुब्रमण्यम स्वामी की भाषा में कहें कि जिनके पास में कुछ कुछ दबा हुआ है। अब भगवान जाने सुब्रमण्यम स्वामी सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे, वो तो बीजेपी के ही नेता हैं। उनका तो ये कहना चीन के पास, अमेरिका के पास में कुछ धरे हुए हैं वो इनका। अब जो भी चक्कर हो, तो ऐसे और सारे देशों का भी कुछ कुछ होगा। बिल्कुल। विश्वदीप, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि क्या होता है कि ट्रम्प सो के जब सुबह उठता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ वाले ने, मीगा वाले ने क्या किया। मीगा वाले ने कहा कि नोटबंदी लगाओ, ठीक है, इससे काला धन खत्म हो जाएगा। अब उसको ये बात किसने समझाई, कहाँ से उसके पास डेटा था, उसने किसी से पूछा या नहीं पूछा, कोई सर्वे किया या नहीं किया। सुबह उठा सोचा होगा, रात को 8 बजे लागू कर दिया उसने। अब जब लागू हो गई, तबाही मच गई, तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कभी बोल रहा है कि आतंकवाद खत्म होगा, कभी कह रहा है कि नक्सलवाद खत्म होगा, कभी कह रहा है कुछ होगा, कभी कह रहा है, गोल पोस्ट बदलता रहा। आज 4-5 साल बाद पता चला कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मांगा वाला है। वो सुबह उठता है और उसके दिमाग में कोई समझाता है या जो भी है कि ऐसा करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रेड को आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, वैश्विक दुनिया में व्यापार जहाँ की ओपन हो चुका है, उसमें वो व्यापार को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेड को, टैरिफ को उसने वेपनाइज किया हुआ है। और ये जबकि उसी ने अमेरिका ने ही WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और तमाम चीजों के जरिए और ओपन खुला व्यापार की इनिशिएट की दुनिया में, तो बेसिकली वो मागा बनाने के चक्कर में अमेरिका की जो है उसका जो सबसे विश्वस्त सहयोगी था मागा का, वो तो अलग हो गया, उसने अमेरिकन पार्टी बना ली। वो तो अलग हो गया, वो तो अलग पार्टी। ये बड़ी चर्चा है कि ये मागा वाले ने मेगा वाले के दत्तक पुत्र को बड़ा बेइज्जत किया। उस पर कुछ वेबसाइट पे न्यूज है, मेन मीडिया में आया नहीं। हाँ, बंगलौर में सांसद। हाँ वो गया, उसने बाहर गाया होगा उसको। वो तो अमेरिका का है, अरे वो पूरा मजे ले रहा जिंदगी के, जो मना तो उसको पता है कोई कुछ नहीं करने वाला। ये अकेले मिलने चले गए थे उससे, हैं? अकेले मिलने जा सकते हैं पंकज जी, अकेले मिलने जा सकता है कोई। मतलब भाई कोई लोकल लॉबीज था, उसके साथ गया था ये जो था ना। अब सबके अपने अपने संपर्क तो होते हैं ना, है ना। भाई कभी सुधांशु मित्तल टेंट वाले के साथ में कोई भी अटल बिहारी क्या पहुंच जाता था, तो है ना। प्रमोद महाजन क्या कौन कौन लोग पहुंच जाते थे। वो खैर वो एक अलग, हर एक का नेटवर्क होता है। और माय फ्रेंड डोनाल्ड तो बेसिकली बिजनेसमैन है ना। बिजनेसमैन। तो ये क्यों गया था, सबसे बड़ी चीज है कि इसको क्यों खुजली काटी थी। ये इसने सोच लिया कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे ही मिल जाएगा जैसे कि इसने जहाज की खिड़की खोल दी थी चलते हुए। ठीक है, इस बातचीत को यहीं कर दीजिए, ट्रंप के एंड पर ही कर देते हैं। थैंक यू।